वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाते हैं, अब सीधा दर्शकों के सवालों की ओर रुख करते हैं। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित कुकरेजा फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। लक्ष्मण शिगवान हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि विश्वजीत जी से सवाल पूछने वाले हैं। बताइए सर, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? मुंबई से बोल रहा हूँ। जी सर, बताइए, आपके पोर्टफोलियो में जितने फंड्स हैं उनकी डिटेल्स हमारे पास है। 5 फंड्स हैं आपके पास? जी जी। और एक मुश्त निवेश कर रहे हैं आप 2 फंड्स में, HSBC स्मॉल कैप। 2 फंड में लमसम डाला हुआ जी। लमसम डाला हुआ है ना? कब से कर रहे हैं आप ये इन्वेस्टमेंट? जो लमसम डाला हुआ मैडम 5 साल हो गए। जो अभी HSBC का जो हुआ नाम चेंज हो गया, एंड ICICI इक्विटी डेप के भी 5 इयर्स हो गया। लेकिन मैंने वो कम था, मैंने अभी थोड़ा बढ़ाया। पहले स्टार्टिंग में बिफोर 5 इयर्स 25,000 था, और SIP में ये मेरी 4 साल से चल रही है। ओके। अपने निवेश को हर साल 25% से बढ़ाते भी आए हैं आप? नहीं, अभी मैं बढ़ाऊंगा मैडम, क्योंकि आपका शो देख के वो थोड़ा बहुत सारा नॉलेज बढ़ गया, तो असल मैं सोचा बढ़ाऊं, क्योंकि इसके पहले मैं बढ़ाता नहीं था, मेरा सेम ही मैं रखता था अमाउंट। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आगे मैं बढ़ाऊंगा 25 ईयर्स पर ईयर। अच्छी सोच है, इस पे अमल कीजिएगा। जी बताइए। 75 से 80 लाख रुपए? हाँ, 75-80 लाख रुपए। मेरा अभी एज 50 ईयर्स है, तो एज ऑफ 60 मतलब कितना मैं कर पाऊंगा, क्या अचीव? अच्छा, और ये जो पैसा आप इकट्ठा करने वाले हैं जी, तो इसमें से क्या ये आपका रिटायरमेंट का पैसा है? शायद मैं ये सही समझ रही हूँ? जी जी जी, रिटायरमेंट के लिए। तो इस पैसे में से, इस जमा पूंजी में से आपको कुछ अपने घर खर्च के लिए भी लगेगा हर महीना? जी, मेरा मैडम PPF है, मेरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, PPF है, और थोड़ा LIC पॉलिसीज भी है। तो उधर TPP में करें तो 20 लाख के आसपास है मेरा। और तो LIC मतलब वो टेकन पॉलिसीज केयर ऑफ है। आप इस पैसे को अपने रेगुलर इनकम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, मैं रिटायरमेंट की ही सोच रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। विश्वजीत जी बताएं, क्या सलाह देंगे आप लक्ष्मण जी को? कविता जी, पहले तो इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स का चुनाव कर रखा है आपके शो देखकर, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी स्कीम्स चुनी हुई हैं ऑलरेडी। जो अभी अगर इनका कॉर्पस देखें, टोटल वैल्यू, तो करीब 10 लाख के करीब इनका अभी प्रेजेंट कॉर्पस है, और करीब 9,000 की SIP कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरीके से चलते रहे तो 10 लाख रुपए करीब 10 साल में 31 लाख रुपए हो जाएंगे। और 9,000 की SIP जो इन्होंने बताया लक्ष्मण जी ने कि 25% के हिसाब से ये इंक्रीज करेंगे, तो ये आराम से 75-76 लाख पे SIP से इनका कॉर्पस बन जाएगा। तो ये करीब 1 करोड़ को टच करेंगे। अपने गोल के लिए बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं, तो इसके लिए उनको कहीं से कोई चिंता करने की बात नहीं है। पर 25% हर साल बढ़ा पाएंगे, ये आप उनको देखना पड़ेगा लक्ष्मण जी को। अगर बढ़ा पाए तो निश्चित रूप से आप अपने गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे आप 25% बढ़ाएंगे, तो आपने 2 स्मॉल कैप फंड्स ले रखे हैं ऑलरेडी, तो आप उसमें भी अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हम डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, तो इसमें कुछ लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लेते हैं, कुछ फोकस्ड इक्विटी फंड ले लेते हैं, और कुछ बैलेंस फंड ले लेते हैं। तो लक्ष्मण जी, लार्ज एंड मिड कैप में आप SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं, और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा फोकस्ड फंड में आप HDFC फोकस 30 फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड का चुनाव कर सकते हैं। और मिड कैप में PGI इंडिया मिड कैप या फिर HDFC मिड कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा आप एक्सपोजर बढ़ाएं और स्कीमों में, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप 25% बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने रिटायरमेंट गोल की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे। और जो अगर आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं भी किया हुआ, तो भी मेरे हिसाब से आपका गोल जो 75 लाख है उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा लक्ष्मण जी, आप अपनी स्कीमों में बने रहें जहां पे आपने निवेश किया है, और ये 3-4 स्कीम जो हमने बताई हैं, जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे अपना पोर्टफोलियो, इन स्कीमों में भी आप निवेश करें, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए।
विश्वजीत जी, अमूमन हम कहते हैं कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपको इक्विटी में अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा जोखिम इन्वॉल्व होता है उसमें। तो यहाँ पर इनके पास समय 10 साल का है और इन्होंने पूरा तो अपना इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जो थोड़ा सा अग्रेसिव भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में 25% ये इसी पोर्टफोलियो में बढ़ाना भी चाहते हैं। अभी मेरे ख्याल से इनकी उम्र 50 साल की है, तो इतना जोखिम लेना क्या आप इनको रेकमेंड करेंगे? जी कविता जी, जैसा इन्होंने बताया कि इनका ऑलरेडी ईपीएफ में है और इन्होंने 2 फंड भी ले रखे हैं जो बैलेंस फंड हैं, जैसे कि एचएसबीसी बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, और एक इन्होंने आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड है। तो इन्होंने एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है और हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिंसिपल्स की तरफ से चलें तो आपकी 100 माइनस योर एज शुड भी आप इक्विटीज में निवेश कर सकते हैं। तो अभी 50 वर्ष है तो करीब 5-7 साल ये आराम से अपना इक्विटी में एक्सपोजर कर सकते हैं। और मेरी सलाह ये रहेगी जब ये रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाए, यानी कि अगर 60 साल के करीब ये रिटायर होते हैं तो 1 साल पहले करीब अपना पोर्टफोलियो इक्विटी से थोड़ा स्विच करके डेट की तरफ चले जाए ताकि लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो। बट 100 माइनस एज कविता जी आप कभी भी इक्विटी में निवेशित रह सकते हैं एज अ थंब रूल। तो 40% का अगर पोर्टफोलियो फिर भी इक्विटी में रहेगा तो इतना रिस्क नहीं होगा। और मेरे हिसाब से उनको इन्फ्लेशन बीट करने के लिए ये स्कीम्स अच्छी रहेंगी और अपना अच्छा रिटायरमेंट बनाने के लिए उनको कुछ कुछ एक्सपोजर लेना पड़ेगा। ना कहीं वो जो मानसिकता है ना कि आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको इक्विटी में एक्सपोजर कम करना चाहिए, वो भी थोड़ा सा बदल रहा है। लोगों को इक्विटी में जो जोखिम है वो समझ में आता है और उनको ये भी पता है कि महंगाई को मात देने वाला अगर रिटर्न चाहिए तो आपको इक्विटी में पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा और डाइवर्सिफिकेशन का हालांकि आपको ज़रूर ख्याल रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं लक्ष्मण जी आपको सलाह समझ में आ गई हो। कोई सवाल पूछना है आपने विश्वजीत जी को? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। और ऑल द बेस्ट सर। को बहुत बधाई देता हूँ, तो मैं फॉलो करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक मनीषा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनीषा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्ते कविता मैम। बताएं, आप देहरादून से बोल रही है, बहुत ठंड पड़ रही है ना वहाँ पर? तो हाँ जी मैम, बहुत ठंड है। बर्फ भी पड़ रही है क्या? नहीं ना, मैं बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ, थैंक यू। हमारे बॉम्बे में तो बिल्कुल ठंड का नामो निशान नहीं है फिलहाल। अच्छा, यहाँ तो ठंड है मैम। अच्छा चलिए बताइए, रिटायरमेंट के लिए 12,000 रुपये की SIP करनी है, उसके लिए आपने पोर्टफोलियो अपना जो है बनाना है। तो आप अपने ये हस्बैंड के बिहाफ पे सवाल पूछ रही हैं या आपने खुद ने अपना रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनवाना है मनीषा जी? पर्सनल है मैम। आपका खुद का है, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए ठीक है। तो अब तक आपने कोई निवेश किया है वैसे म्यूचुअल फंड्स में? नहीं मैम, अभी तक तो कुछ नहीं है। ये आपका पहला ही है और पहला ही आपने जो लक्ष्य बांधा है वो रिटायरमेंट का बांधा है क्या? जी। चलिए बहुत अच्छा लगा। नहीं ये तो काबिल तारीफ़ है क्योंकि यही तो हम सिखाते आए हैं हमारे शो पे। और आप जैसे दर्शक जब इसको फॉलो करते हैं और हमें अपने सवाल भेजते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। 12,000 रुपये से शुरुआत करेंगी और हर महीना आपकी ये मंशा है करने की। रिटायरमेंट के लिए कोई ख़ास अमाउंट आपके दिमाग में कुछ फिक्स किया है कि इतना मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल महसूस करूँगी? मनीषा जी? जी मैम। कुछ सोचा है कितना अमाउंट चाहिए? जी मैम, 1.5 से 2 करोड़। 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी आप इक्विटी एसेट क्लास के तौर पर कहाँ निवेश कर रही हैं, कैसे आपका पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, आपको बाकी वो सारी समझ है? आप पढ़ती हैं? नहीं मैम, नहीं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आज तो आपको हमारे जो गेस्ट हैं अमित, वो बता देंगे फाइनेंशियल प्लान, समझा भी देंगे आपको कि कौन कौन से फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं होमवर्क देती हूँ। आपका होमवर्क ये होने वाला है मनीषा जी कि जो भी फंड्स अमित रेकमेंड करेंगे उनके बारे में आप पढ़ेंगी, ठीक है? और कुछ नहीं तो आप जो भी अखबार पढ़ती हैं उसमें जो भी बिजनेस का पन्ना होगा उसे बस दिन में एक बार खोलकर जो खबर अच्छी लगे उसे पढ़ना। धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है? ताकि एक दिन ऐसा भी आए कि आप खुद अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं और मुझे शो पर फ़ोन करके बोले मैम देखिए मैंने ये खुद किया है। चलिए अमित बताइए।
सो मेरे पास एक मनीषा जी के लिए फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट का सोर्स ऑफ मनी क्या है मनीषा? ये आपकी अर्निंग है या हस्बैंड की अर्निंग है जो आपको मिल रही है इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं आओ तो पहले फोन कर लेना, हुआ कि आई तो तू। मनीषा जी, आपको आवाज आ रही है? तो अमित हाँ, आपसे ये हाँ जी, पूछना मैम। चाह रहे हैं कि निवेश की राशि आपकी खुद की है या आपको जो आप पैसे बचा रही हैं वो? मैम, हस्बैंड की। चलिए, हस्बैंड की है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट चाहे वो आप अपने नाम से कर रहे हैं मनीषा जी, इसका टैक्स क्लबिंग होगा, ये हस्बैंड की हाँ। ही इनकम में रिपोर्ट किया जाएगा। बट मैं आपको इससे शुरुआत करके बताता हूँ कि आपको ये इन्वेस्टमेंट्स अगर अपने अपने नाम पे करनी है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहला, आप अपने हस्बैंड से सलाह करके और उनकी विलिंगनेस, उनकी सहमति के साथ ही इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। दूसरा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने फिनेंशियली एक्टिव अपने आप को दिखाया। आपका हमने क्वेश्चन पढ़ के अच्छा लगा कि आप ऑलरेडी होमवर्क कर चुके हैं कि उनके पास एक गवर्नमेंट पेंशन का सब्सक्रिप्शन है या एनरोलमेंट है, तो वो रिटायरमेंट में पेंशन के थ्रू प्रोटेक्टेड है। लेकिन हमको अपनी वेल्थ बनानी है, इसलिए हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको एज अ वर्ड ऑफ कॉशन बताना चाहता हूँ। आप 15% की एक्सपेक्टेशन से पोर्टफोलियो ना बनाएं, आप 12 से 14% की एक्सपेक्टेशन से पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी कीजिए। और ये इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका अभी बिल्कुल शुरुआती एक्सपीरियंस है, आपको पिछले 2 साल की रैली और छोटी मोटी वॉलेटिलिटी दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको होल्डिंग कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। जैसे कविता बोल रही थी, आपको थोड़ा स्टडी करना है और थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो की स्कीम की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है टाइम टू टाइम। 4 स्कीम जो मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए, 2 तो लार्ज कैप इंडेक्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स प्लान, PGIM फ्लेक्सी कैप और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी प्लान। ये 4 म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरीज की हैं। चारों में आप 3,000 रुपये महीने का SIP कीजिए। 25 साल में 12,000 रुपये की मंथली SIP से आप 1.5-2 करोड़ नहीं, आप 2.5-3 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं अपने डिसिप्लिन से और अपनी नॉलेज से। स्कीम्स की परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज करिए और प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर लेते रहिए, क्योंकि कभी कभी आप एज एन इन्वेस्टर सब्जेक्टिव या बिहेवियरल मिस्टेक कर सकते हैं। उससे बचने के लिए आप एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते रहिए और पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। अच्छा अमित, मुझे एक सवाल पूछना है मनीषा जी के बिहाफ में। तो इनके हस्बैंड जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कवर हैं। तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए ज़रा अंतर समझा दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या है, और इतना बवाल जो मचा हुआ है वो किस लिए है? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है कि आपको टिल दी एंड ऑफ लाइफ एक गवर्नमेंट पेंशन मिलती रहेगी। जो आपकी मोस्ट रीसेंट ड्रॉन सैलरी होगी उसके बेसिस पे जो भी कंप्यूटेशन होगी वो मिलती रहेगी। और जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है उसकी डेथ पे 50% ऑफ द पेंशन उनके स्पाउस को मिलती रहेगी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम एक अलग ही प्रोडक्ट है, उसमें कंटिन्यूस पेंशन का जो प्रावधान है वो आपकी एक्यूमुलेटेड अमाउंट का है, ना कि अनलिमिटेड है। ओल्ड में आपको अनलिमिटेड पेंशन है, न्यू में आपका जो भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है थ्रू पेंशन कंट्रीब्यूशन, उसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसको एनवर्टाइज किया जाएगा, उसको एक्स ईयर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिटायरी को। और अकॉर्डिंगली अगर रिटायरी पासेस अवे तो उनके नॉमिनी को वो पैसा मिलेगा। ये डिफरेंस है। वन इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, द अदर वन इज अ डिफाइंड बेनिफिट। द ओल्ड तो यहाँ पर नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर इसके बावजूद भी इन्होंने एक अलग से रिटायरमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोचा। ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मनीषा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और इसके मुताबिक निवेश की आपकी जो गाड़ी है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। विकास हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। विकास जी, चलिए इनका कॉल ड्रॉप हो गया, लेकिन विश्वजीत जी इनका सवाल हम ले सकते हैं। सवाल आपके पास है। ABSL मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी फंड, HDFC टॉप 100, ITFC हाइब्रिड इक्विटी, ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी इनके पास है। 12,000 रुपये की SIP इनकी चल रही है और वेल्थ क्रिएशन का ही ये अपना गोल फिलहाल बता रहे हैं। तो
फंड्स कैसे हैं एसआईपी के लिए? फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे तो और डिटेल्स लेंगे, बहरहाल इतनी जानकारी हमारे पास है। इनका पोर्टफोलियो है बहुत ही एग्रेसिव है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि इसमें 12,000 में केवल 8,000 एक ही स्कीम में निवेशित है, जो कि एक थीमेटिक फंड है। नॉर्मली हम पोर्टफोलियो में सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि आपका थीमेटिक फंड या फिर सेक्टोरल फंड्स 5 से 10% से ज्यादा ना हो। तो अगर 60-70% आपका पोर्टफोलियो थीमेटिक फंड है, एक अच्छी स्कीम है, स्कीम अच्छी है, उसमें कोई सवाल नहीं है, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मेरी इनको सलाह रहेगी दोबारा से अपना पोर्टफोलियो रिबिल्ड करें और इसको एक बैलेंस तरीके से पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें हेल्दी मिक्स हो अक्रॉस कैटेगरीज का, लार्ज एंड मिड कैप भी हो, मेरे हिसाब से फोकस्ड फंड भी हो और स्मॉल कैप फंड्स भी हो। तो ऐसे करके अगर ये निवेश करेंगे तो इनका पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। जहां तक कि इनका जो ऑलरेडी स्कीम्स निवेशित जिनमें किया हुआ है, उसमें ये अपना आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में थोड़ा एक्सपोजर कम कर सकते हैं। तो 8,000 से केवल 2,000 के एसआईपी उसमें कंटिन्यू रखें। बाकी एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप या फिर ऐसे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में निवेश करें, या फोकस्ड फंड जो बहुत अच्छे हैं एचडीएफसी फोकस 30 या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड में निवेश करें, और कोटक स्मॉल कैप या निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई हो जाएगा और रिस्क एक्सपोजर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि जो इनका रिस्क है बहुत ज्यादा है, एग्रेसिव है, उसको थोड़ा सा कम करें और डाइवर्सिफाई करें। SBI Large and Mid Cap, HDFC Focus 30, ICICI Pru Focused Equity, PGIM India Mid Cap Opportunities। विकास, आप फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, आपको ये फंड्स में निवेश करने की रिकमेंडेशन अब दी जा रही है। विकास, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ हेलो जी, आपकी आवाज़ मुझे अभी आ रही है। फंड्स के नाम आपको दे दिए गए हैं जिनमें आपको अपना निवेश अब करना है, इसके अलावा कोई सवाल? हाँ, बस मेरे को उसमें मैंने निवेश किया है। मेरा जो फंड है उसमें अभी मेरे को वेल्थ क्रिएशन के लिए मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया है। क्या ये सही पोर्टफोलियो है और क्या उसमें कुछ जी वही सवाल हमने लिया विकास, आप शायद कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन आपको जवाब मिल गया है। आप ये शो हमारे चैनल के यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, वहाँ ये शो अपलोड होता है, तो आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोहित भाटिया फोन लाइन पर मेरे साथ है नहीं, अमित, लेकिन इनका सवाल हम ले लेंगे। ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, HSBC मिड कैप, ICICI प्रू वाइल्ड डिस्कवरी, कोटक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी, कैनरा रेबेको स्मॉल कैप और मेरा एसेट का टैक्स सेवर इनके पास है। अब ये बताएं इन्हें क्या बदलाव करने चाहिए? 30,000 की SIP इनको जो है 30,000 से बढ़ानी है जी। इनके पास लमसम भी है 10 लाख जी। ये एक ना कविता बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग का केस है, जिसमें हमको इन्वेस्टर का एज समझना है, उसकी लाइफ गोल्स को समझना है, उसकी एसेट एलोकेशन। फोन लाइन पे है मेरे साथ रोहित भाटिया। रोहित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोहित, आपका सवाल हम शो पे ले रहे हैं। आप अपनी एज बताएंगे हमें? मेरी एज 38 ईयर्स है। 38 ईयर्स है। और आपको इस पोर्टफोलियो से कितना इकट्ठा करना है सर? मेरे को पोर्टफोलियो से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है कितने सालों में? आने वाले 15 सालों में, और मैं 30,000 और मंथली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जी, वो आपने सवाल में लिखा है। 10 लाख आपके पास लमसम पड़ा है जो आप निवेश करना चाहते हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अभी जो निवेश कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? कुछ फंड तो मेरे अभी 2 साल से चल रहे हैं, कुछ फंड मेरे को हो गए हैं पिछले 5 साल से। चलिए ठीक है। तो अमित बताएं कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है या ओवरऑल सुधार की ज़रूरत है? पहली चीज मैं ये कॉल आउट करना चाहता हूँ कि आपने जो ये टैक्स सेवर फंड लिया है, आप इस कैटेगरी के फंड्स को ना रखें। अगर आप EPF और PPF में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो बहुत अच्छा है ATC में आपको टैक्स एग्जेम्पशन देने के लिए। नंबर 2, आपको 15 साल में 5 करोड़ जमा करने हैं, उसके लिए आपको 96,000 की SIP करनी है। 13% एनुअलाइज रिटर्न की मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। आप ऑलरेडी 75,000 के करीब कर रहे हैं और आप 30,000 और कर सकते हैं, तो आप मोटा मोटा आराम से 1,05,000 का SIP कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से। तो आप आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन
और बिहेवियरल मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहला डिसिप्लिन या फोकस मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप फंड कैटेगरीज को छोटा कर दें। जो आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं उसमें सिर्फ 4 में एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। एज्यूमिंग कि आप 1 लाख रुपए का एसआईपी कर सकते हैं तो 25,000 इन ईच स्कीम, एल&टी मिड कैप, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, कोटक फ्लेक्सी कैप एंड कैनरा रुबेको स्मॉल कैप, इन चारों में 25,000 का एसआईपी कीजिए। बाकी जो भी स्कीम्स है उनमें एसआईपी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पोर्टफोलियो टैक्स एफिशिएंट हो जाए आप उनमें से प्रॉफिट्स बुक करके बैलेंस एडवांटेज फंड में मूव कर सकते हैं डायरेक्टली। उनको कैश आउट करके डेट फंड में ना रखें, उनको सीधे बैक में स्विच कर दें। तीसरा, आपका एसेट एलोकेशन का जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो 5 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं वो 60 to 70% इक्विटी से करना चाहते हैं, 30 to 40% फिक्स्ड इनकम से करना चाहते हैं, या 100% इक्विटी से करना चाहते हैं, और आपके पास फिक्स्ड इनकम के और कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ईपीएफ का एक्यूमुलेशन कितना है, क्या आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन को असेस कीजिए फिक्स्ड इनकम और इक्विटी एलोकेशन से, और फिर इन 3-4 स्कीम्स में अपनी कंटिन्यूस एसआईपी कीजिए। आई एम पॉजिटिव यू विल हिट योर माइलस्टोन गोल ऑन टाइम। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंशु चौहान क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? अंशु जी मैम, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग सर। बेटी की शादी और अपने रिटायरमेंट के लिए आपने निवेश करना है। जी मैम। 30 लाख रुपए चाहिए 5 साल के बाद। जी मैम। रिटायरमेंट के लिए आपको चाहिए 12 साल में 70 लाख रुपए, जी मैम। और 10 लाख रुपए आपको एसआईपी एक मुश्त निवेश करना है, और एसआईपी भी आपको करनी है ना सर? जी मैम। एसआईपी कितने अमाउंट के करेंगे? एसआईपी मैम 15 से 20 हज़ार। अच्छा, ठीक है। तो जो सबसे पहला गोल आ रहा है वो है बेटी की शादी का। जी मैम। विश्वजीत जी बताएं। 2 गोल्स हैं। अगर आप देखें तो 5 साल के बाद इनको 30 लाख रुपए चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए इनको जो 12 साल बाद है करीब 70 लाख रुपए चाहिए। तो अभी इनके पास 10 लाख रुपए लमसम पैसा है जो ये निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको दोनों गोल्स को अलग अलग लेना चाहिए सर। आप 10 लाख और करीब 16,000 की एसआईपी अगर आप करते हैं तो आप पहला गोल 30 लाख का जो है आपकी डॉटर का मैरिज का, वो आपका आराम से अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट का गोल लेते हैं तो आपको अलग से 23,000 की एसआईपी चाहिए होगी मंथली, ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। आपने कहा कि 15 से 20,000 रुपये आप निवेश कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं आप 20,000 रुपये आप एसआईपी स्टार्ट करें, 10 लाख रुपए आप निवेश करें एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में, जिसमें कि आपको, क्योंकि 5 साल का पीरियड है, इसके लिए मैं आपको स्कीम बता देता हूं। एसबीआई इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। तो हाइब्रिड इक्विटी फंड में आप 5 साल के लिए निवेश करें, ताकि आपका डॉटर का जो शादी का गोल है वो आराम से अचीव हो सके। और 20,000 की जो अगर आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं तो आप हर साल थोड़ा स्टेप अप करें, हर साल 10%, यानी कि 2,000 रुपए हर साल बढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे करके 10% अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो आप दोनों गोल अपने आराम से अचीव कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी, 10 लाख को आप इन 3 फंड में निवेश कर दें, एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में, और जितनी भी एसआईपी है उसको आप इक्विटी फंड में निवेश कर दें, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करें। कुछ स्कीम हम यहाँ पे बताते भी रहते हैं, जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप में आप निवेश कर सकते हैं, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में निवेश कर सकते हैं, या फिर एचडीएफसी फोकस 30 फंड में निवेश कर सकते हैं, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी फंड में भी, फोकस्ड इक्विटी फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा 2 स्मॉल कैप फंड्स भी ले सकते हैं, निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड या फिर कोटक स्मॉल कैप फंड। तो ऐसे करके आप अपनी एसआईपी चालू करें और उसको एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में निवेश करें, तो आप दोनों गोल अचीव कर पाए। अंशु, कोई सवाल पूछना है आपको? जी मैम, हमको जो 10 लाख रुपए मुफ्त निवेश करना है, किन फंड्स में निवेश करना पड़ेगा? 10 लाख रुपए इन्हीं फंड्स की बात कर रहे हैं विश्वजीत जी आप? तो दोबारा से अंशु जी, आपको एग्रेसिव
हाइब्रिड इक्विटी फंड में निवेश करना है। 3 फंड का मैं नाम बताता हूं आपको। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसमें 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख करके आप निवेश कर दें तो आपके 10 लाख रुपए इनमें निवेश हो जाएंगे, जो कि आपके 5 साल के बाद आपकी डॉटर की जब शादी होगी तो उसमें आप इसमें से लमसम निकाल सकते हैं। और जो एसआईपी करनी है आपको 20,000 की, वो आपको लार्ज एंड मिड कैप फंड में करना है, फोकस्ड फंड में करना है, जो मैं स्कीम आपको बताई भी है उसमें आप निवेश करें। लेकिन हर साल ध्यान रखना है कि आपको 10% बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 20,000 की एसआईपी से 70 लाख का गोल बहुत मुश्किल से अचीव होगा। तो हर साल आप 10% अपनी एसआईपी बढ़ाते जाएं और जो पोर्टफोलियो आपको बताया उसमें निवेश करें, तो आप अपना रिटायरमेंट का गोल भी आराम से अचीव कर पाएं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट अंशु जी आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, सीधा रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए, तो यहाँ पे गुरु मंत्र शुरू करते हैं। अमित बताएं। तब मैं जैसे हेल्थ के पैरामीटर्स होते हैं, वैसे वेल्थ के 2 पैरामीटर शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आपको लगे कि क्या हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन डगमगा रहा है, तो कैसे 2 क्विक टेस्ट कर सकते हैं। पहला, क्या आप एटलीस्ट 20% सैलरी सेव कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 20% आपकी सैलरी सेव होकर इन्वेस्ट होनी चाहिए। दूसरा, जब आप लोन्स लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कार लोन पे लेते हैं, तो आप हमेशा इंश्योर करें कि आपका लोन आपके टोटल एसेट का 1/3 वैल्यू से ज्यादा ना हो। हमेशा 1/3 या उससे कम हो। मतलब कि आपके एसेट आपके लोन्स के 3 गुना होने चाहिए और आपकी इन्वेस्टिंग कम से कम 20% होनी चाहिए आपकी पोस्ट टैक्स सैलरी की। ये 2 चीजें आप हर क्वार्टर में या हर हाफ ईयरली में अपना रिव्यू जरूर करें, कैश फ्लो में और एसेट रिव्यू में, और इन चीज को इंश्योर करें कि ये बना रहे आपका डिसिप्लिन। विश्वजीत जी। कविता जी, अभी मार्केट क्योंकि काफी उछाल पे है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये सही समय है मुझे निवेश करने का। तो मैं सबको यही फॉर्मूला बताता हूँ कि एवरी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप स्टैगर वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर लमसम भी है तो एसटीपी के थ्रू निवेश करें। तो जितना आप ये वेट ना करें कि मार्केट कभी डाउन होगी तब निवेश करेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। तो एवरी टाइम इज अ गुड टाइम। आप स्टार्ट करें एसआईपी की और एसटीपी की अप्रोच से स्टार्ट करें, तो आप अपने गोल की तरफ अच्छे से पहुंच पाएंगे। और जैसे कुकरेजा साहब बता रहे थे कि डिसिप्लिन जो है वो एसआईपी से ही आता है, और जो इमोशनल बाइसेस हैं, ग्रीड या फियर, वो इससे बच जाती हैं। और मार्केट की वॉलेटिलिटी का सबसे अच्छा तरीका यही है बचने का कि आप एसआईपी से उसमें निवेश करें। चलिए, तो ये है निवेश के गुरु मंत्र जो हमारे आज के एक्सपर्ट ने आपको बताएं, और इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका, विश्वजीत आपका, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते वो नंबर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपना सवाल, जो भी आपका सवाल है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, अपने किसी आर्थिक लक्ष्य को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, टैक्स, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लोन, जो भी सवाल है इस नंबर पर आप हमें भेज दीजिए और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।